आज डिज़ाइन ऑफ की एंड कपलिंग्स में हम अध्ययन करेंगे डिज़ाइन ऑफ रिजिड फ्लेंज कपलिंग। रिजिड फ्लेंज कपलिंग की डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। नाउ व्हाट इज़ द फ्लेंज कपलिंग? फ्लेंज कपलिंग क्या है? इट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट टू शाफ्ट्स बाय टू फ्लेंजेस एट राइट एंगल्स टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट। मतलब दो फ्लेंज है, इनको हम कनेक्ट करते हैं शाफ्ट के ऊपर और फिर दोनों फ्लेंज को नट बोल्ट्स के द्वारा कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक्चुअल में दो शाफ्ट्स जो होती हैं उनको कनेक्ट करने के लिए फ्लेंजेस को इस्तेमाल करते हैं। टू कीज एट राइट एंगल्स टू द सर्कमफ्रेंस इज यूज टू कनेक्ट द एंड्स ऑफ द शाफ्ट विथ फ्लेंजेस। और इसमें दो की लगाई जाती है, एक की तो एक शाफ्ट के एंड पर और फ्लेंज के बीच में लगाते हैं और दूसरी की दूसरे शाफ्ट के एंड पर और उसमें फ्लेंज के साथ लगाई जाती है। तो इस तरह से फ्लेंज और शाफ्ट दोनों के बीच में की को लगाया जाता है और फिर दोनों फ्लेंज को ज्वाइंट कर देते हैं नट बोल्ट्स के द्वारा। दीज फ्लेंजेस आर कनेक्टेड बाई 3, 4 और 6 नंबर ऑफ बोल्ट्स। ये जो फ्लेंज को कनेक्ट करते हैं इसमें 3 भी बोल्ट्स हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि शाफ्ट का डायमीटर कितना है, कितने डायमीटर के शाफ्ट को हम कनेक्ट कर रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ फ्लेंज कपलिंग। टाइप्स ऑफ फ्लेंज कपलिंग में कौन कौन सी फ्लेंज कपलिंग है देखिए। एक तो है अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग, दूसरी है प्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग और तीसरी है मेरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग। जिसमें अनप्रोटेक्शन रहता है वो तो अनप्रोटेक्टेड टाइप्स है, जिसमें नट बोल्ट्स को हम कवर कर देते हैं वो प्रोटेक्टेड टाइप्स है और जो मेरिन में यूज होती है मेरिन टाइप फ्लेंज कपलिंग्स। तो अब यहाँ पर एक एक हम ये लेते हैं अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग्स। अब इसके प्रोपोर्शंस क्या हैं? ये फिगर में अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग दिखाया हुआ है। इसमें जो नट बोल्ट्स हैं वो प्रोटेक्शन में नहीं है, कवर किए हुए नहीं है, इसलिए हम इसको अनप्रोटेक्टेड टाइप फ्लेंज कपलिंग बोल रहे हैं। अब इसमें प्रोपोर्शन देखिए, ये तो शाफ्ट है, इसका डायमीटर स्मॉल डी है, स्मॉल डी इज द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। और या इसको बोल सकते हैं हम, ये जो हब है इस हब का ये इनर डाया भी है, हब का इनसाइड डायमीटर भी ये स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। कैपिटल डी जो है आउटसाइड डायमीटर ऑफ द हब, ये जो हब है इसका आउटसाइड डायमीटर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये है कैपिटल डी, दिस वन डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये शाफ्ट के डायमीटर का दुगना होता है। देन लेंथ ऑफ हब, ये जो हब की लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज 1.5 डी। ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है ये 1.5 डी है। नाउ पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, पिच सर्किल डायमीटर ये यहाँ से यहाँ तक का ये जो डिस्टेंस है, ये पिच साइड व्यू से देखेंगे हम तो ये इस तरह से एक पिच सर्किल दिखेगा। तो ये जो पिच सर्किल है इसका डायमीटर, तो उसका डायमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज D1, D1 इज इक्वल टू 3D, दिस इज द पिच सर्किल डायमीटर। देन आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज D2 इज द आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज। मतलब ये जो फ्लेंज है इसका आउटसाइड डायमीटर यहाँ पर और ये यहाँ पर, तो ये कितना होगा? दिस इज यहाँ पर दिया है D2 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ D, तो ये आउटसाइड डायमीटर ऑफ द फ्लेंज हो गया। नाउ थिकनेस ऑफ द फ्लेंज दैट इज 0.5 D। ये जो टीप्स हैं ये 0.5 D के बराबर होंगे, मतलब शाफ्ट के डायमीटर का आधा ये होगा। नाउ नंबर ऑफ बोल्ट्स कितने होते हैं इसमें? 3, 4 शाफ्ट अप टू 40 mm। यदि शाफ्ट का डायमीटर 40 mm तक का है तो हम 3 बोल्ट्स को काम में लेंगे। जैसे यहाँ पर हम इसका साइड में देखें इस तरह से, तो उसमें 1, 2 और 3 इस तरह से बोल्ट होंगे। और यदि ये शाफ्ट का डायमीटर 100 mm से ज़्यादा है तो उस केस में 4 बोल्ट होंगे। जैसे ये साइड में देखें इसका, तो एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, ऐसे ये 4 जो है 90 डिग्री पर नट बोल्ट्स लगे हुए होंगे। और यदि डायमीटर शाफ्ट का डायमीटर 180 mm है तो इसमें 6 नट बोल्ट्स होंगे। नाउ डिज़ाइन ऑफ रिजिड फ्लेंज कपलिंग। ये जो रिजिड फ्लेंज कपलिंग है इसकी हमें डिज़ाइनिंग करनी है, तो इसके पार्ट्स निकालना है कि कौन कौन से इसके डायमेंशंस होंगे। तो इसमें सबसे पहले हब को डिज़ाइन करते हैं। ये जो हब है या बॉस जो है इसको डिज़ाइन करना है। तो इसका आउटसाइड डायमीटर D1, ये सॉरी कैपिटल D, ये आउटसाइड डायमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक का कैपिटल D, ये प्रोपोर्शंस के अकॉर्डिंग 2D है। तो ये इसके लिए हम देखें हब को डिज़ाइन करने में, द हब इज डिज़ाइन एज होलो शाफ्ट।
अब इसको हम होलो शाफ्ट की तरह मान सकते हैं कि होलो शाफ्ट की तरह है, जैसे ये सॉलिड शाफ्ट है। अब मान लो ये एक शाफ्ट है कोई और ये बीच में होल है, तो इसको बोल देंगे ये होलो शाफ्ट होगी। नाउ टी ट्रांसमिटेड बाय दी हब एज ए सॉलिड शाफ्ट। अब इसके द्वारा जो टॉर्क टी ट्रांसमिट होगा हब के द्वारा एज ए सॉलिड शाफ्ट की तरह, तो वो है हमें टी इक्वल टू 5/16 इंटू स्ट्रेस इंटू डी की पावर क्यूब। लेकिन जबकि ये होलो है तो इसलिए हम इसको ले रहे हैं 5/16 टाउ सी shear stress of the cast iron flange. This tau c is the shear stress of the cast iron flange, C for cast iron. और d की पावर 4 ये जो है d इसकी पावर 4 माइनस शाफ्ट का डायमीटर स्मॉल डायमीटर d इसकी पावर 4 अपॉन कैपिटल D, ये बॉस या आपका डायमीटर d। ये वैल्यू तो ये हमारे पास होलो शाफ्ट की इक्वेशन है, तो वो हमने यहाँ पे लगाई कि जब टॉर्क ट्रांसमिटेड हो रहा है तो इस तरह से ये वैल्यूज होगी इसकी टॉर्क ट्रांसमिटेड की। नाउ हियर आउटर डायमीटर ऑफ द हब d इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ d। ये जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये 2d का है, मतलब शाफ्ट के डायमीटर का दुगना है। तो अब यदि हम यहाँ पर ये वैल्यू रख दें, d की वैल्यू 2d रख दें और d हमें मालूम है, तो हम यहाँ पर t हमें मालूम है टॉर्क, तो ये सिग्मा सी निकालेंगे और ये सिग्मा सी वैल्यू जो है दी हुई वैल्यू से यदि कम है तब तो हमारी डिज़ाइन सेफ है, और यदि दी हुई वैल्यू से ज़्यादा आती है निकाली हुई वैल्यू तो हमें इसके डायमेंशंस चेंज करने पड़ेंगे, जैसे डी चेंज कर दो, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा कि जो सिग्मा सी है वो कम हो जाएगा, और जब सिग्मा सी मतलब शियर स्ट्रेस ऑफ द कास्ट आयरन फ्लेंज कम हो जाएगा तो हमारा डिज़ाइन सेफ है। अब इसमें जो हब की लेंथ है वो होगी 1.5 डी, शाफ्ट का डायमीटर जो है उसका 1.5 टन होगा। नाउ डिज़ाइन ऑफ की। अब हम की को डिज़ाइन कर रहे हैं। की को डिज़ाइनिंग हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने की वाले में किया था। डिज़ाइनिंग ऑफ की में विड्थ और थिकनेस इसकी d/4 होती है और d/6 होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। अब इसको हमें चेक करेंगे शेयरिंग और क्रशिंग के लिए, तो शेयरिंग वाला जो फार्मूला है वो ले लेंगे इसका, और शेयर फोर्स जो लगता है, जैसे ये इस जगह पर शेयर फोर्स लग रहा है तो यहाँ पर एरिया कितना है, विड्थ W इंटू L, ये तो क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया टाउ, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस d/2, तो ये हो गया टॉर्क। तो इस तरह से शेयरिंग स्ट्रेंथ निकाल लेंगे और उसको इक्वेट करके और वहाँ से हमें विड्थ और या थिकनेस निकाल लेंगे, ऐसे क्रशिंग स्ट्रेस निकालेंगे और उसको टॉर्शनल इक्वेशन से इक्वेट करके और वहाँ पर हम एक रिलेशन ले लेंगे। तो इससे हमें लेंथ ऑफ की भी मिल जाएगा कि की कितनी लेंथ होगी। नाउ लेंथ ऑफ की इज इक्वल टू लेंथ ऑफ हब। जनरली जो की लेंथ है वो हब की लेंथ के बराबर होती है, इससे कम भी नहीं ले सकते, कम लेंगे तो ये अंदर चली जाएगी और ज़्यादा लेंगे तो कोई यूज़ नहीं है, वो शाफ्ट को कमज़ोर करेगी क्योंकि इसमें एक ग्रुप बनाना पड़ता है। नाउ डिज़ाइन फॉर फ्लेंज। अब ये जो फ्लेंज है, इन फ्लेंज को डिज़ाइन करना है कि इसकी थिकनेस कितनी होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की ये थिकनेस कितनी होनी चाहिए। तो इसको थिकनेस निकालने के लिए, TF निकालने के लिए हमने क्या किया कि यहाँ पर शेयर फोर्स, ये हम जब शाफ्ट रोटेट करेगी तो ये फ्लेंज भी रोटेट करेगा, फ्लेंज रोटेट करेगा तो चूंकि ये बोल्ट के द्वारा इससे कनेक्टेड है तो यहाँ पर इस जगह पर यहाँ पर शेयर फोर्स डेवलप होगा और इसलिए यहाँ पर शियर स्ट्रेस आएगा। तो यहाँ पर द फ्लेंज एट द जंक्शन ऑफ द हब एट थिकनेस TF इज अंडर शेयर, तो यहाँ पर ये शेयर फोर्स लग रहा है। दस टॉर्क ट्रांसमिटेड, इसलिए अब टॉर्क ट्रांसमिटेड कितना होगा, दैन सर्कमफ्रेंस ऑफ द हब, यहाँ पर सर्कमफ्रेंस कितनी है, वो है πd, कैपिटल D, ये कैपिटल D जो है ये वाला, तो यहाँ पर तो ये सर्कमफ्रेंस है इसकी, यहाँ से एक फ्लेंज के लिए πd होगी, πd इंटू एरिया कितना हो गया यहाँ पर πd इंटू TF, यहाँ से यहाँ तक का TF एरिया, तो TF से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल सिलेंड्रिकल एरिया आ जाएगा इस जगह पर, πd तो परिधि हो गई और TF इसकी थिकनेस, तो ये टोटल सिलेंड्रिकल एरिया हो गया यहाँ पर। तो πd इंटू TF इंटू क्रशिंग स्ट्रेंथ,
shear strength of the cast iron, इससे मल्टीप्लाई करा तो ये shear strength आ गई इस फ्लेंज मटेरियल की यहाँ पर, और इसको हमने यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज कैपिटल D बाई 2, इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास आ गया टॉर्क। अब इस तरह से ये हो जाता है पाई डी स्क्वायर इंटू टी एफ इंटू टी टाउ सी shear stress of the cast iron flange अपॉन 2। नाउ इससे हमें टी एफ की वैल्यू मिल जाएगी। अब यदि टी एफ की वैल्यू हम इसमें 0.5D रख दें जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो वो 0.5D हमने यहाँ पर रख दिया, तो हम इससे डी एम ए मालूम है और टी एम ए मालूम है, तो यहाँ पर हम टी सी निकाल सकते हैं, इंड्यूस shear stress इन द कास्ट आयरन फ्लेंज। यदि ये कम आता है तो डिज़ाइन हमारी सेफ है, ज़्यादा आता है तो हम इसके डायमेंशन को चेंज कर सकते हैं। ना इस तरह से हम जो shear stress ऑन द कास्ट आयरन फ्लेंज में भी चेक्ड। ना लास्ट है डिज़ाइन फॉर बोल्ट्स। अभी जो बोल्ट है इसको डिज़ाइन करना है, तो जब शाफ्ट रोटेट होती है और ये हम फ्लेंज रोटेट होता है तो यहाँ पर एक shear फोर्स डेवलप होगा, इधर ये shear फोर्स डेवलप होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक कंप्रेसिव फोर्स होता है इस वाले एरिया पर। तो पहले 1/1 लेते हैं हमें कि यदि यहाँ पर जब shear फोर्स लग रहा है तो द बोल्ट्स कनेक्टेड टू द फ्लेंज आर सब्जेक्टेड टू द shear stress एट द ट्रांसमिशन ऑफ द टॉर्क और रोटेशन ऑफ द फ्लेंज। द नंबर ऑफ बोल्ट्स एन डिपेंड्स अपॉन द डायमीटर ऑफ द शाफ्ट। अब नंबर ऑफ बोल्ट्स जो है वो 3 लेने हैं, 4 लेने हैं या 6 लेने हैं इसमें फ्लेंज में, ये डिपेंड करता है कि शाफ्ट की डायमीटर कितनी है। यदि 40 mm तक की है तो हम 3 लेंगे, और यदि 100 mm तक है तो 4 लेंगे, उससे ज़्यादा है तो 6 लेंगे, इस तरह से। नाउ एंड पिच सर्किल डायमीटर ऑफ द बोल्ट, ये पिच सर्किल डायमीटर यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है, दिस इज द D1। ये D1 का मतलब है 3D की जो डायमीटर है उसका शाफ्ट के डायमीटर का 3 गुना इस साइकिल डायमीटर जो होगा वो होगा। नाउ लोड ऑन ईच बोल्ट, प्रत्येक बोल्ट पे लोड कितना है, दिस इज पाई D1 स्क्वायर बाई, यहाँ पर हम क्रॉस सेक्शन एरिया देखें इस जगह पर, तो ये है पाई D1 स्क्वायर बाई 4 इंटू टाउ shear stress ऑफ द बोल्ट मटेरियल। तो ये तो क्या है इसकी shear स्ट्रेंथ पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर, तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया, और ये shear स्ट्रेंथ या shear stress टाउ बी जो है वो shear stress है, तो shear stress ऑफ द बोल्ट मटेरियल, इसको यदि हम इस एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये shear स्ट्रेंथ कर देगी बोल्ट की, सिंगल बोल्ट की, और ये होगी लोड ऑन ईच बोल्ट के बराबर होगी। नाउ टोटल लोड ऑन ऑल द बोल्ट्स, तो टोटल लोड निकालने के लिए हमने इसको किया n से मल्टीप्लाई कर दिया। यदि इसमें n बोल्ट्स लगे हुए हैं, सपोज 4 बोल्ट लगे हुए हैं, तो टोटल लोड कितना बियर हुआ, 4 बोल्ट के द्वारा जो लोड बियर हुआ वो टोटल लोड हो गया। तो यहाँ पर टोटल लोड इक्वल टू पाई बाई 4 इंटू D1 का स्क्वायर इंटू shear stress टाउ बी इंटू n नंबर ऑफ बोल्ट्स, then torque transmitted will be this total load into perpendicular distance, this is D1 by 2। यहाँ से यहाँ तक की perpendicular distance जो है this is the D1 by 2, तो ये torque transmitted आ गया। this gives the value of D1, तो इससे हमें D1 मालूम पड़ जाएगा कि D1 कितनी वह होगी। this diameter of bolt may be checked in crushing। अब ये जो D1 आया इसको हम क्रशिंग के लिए चेक कर लें, तो इसको एरिया ऑफ द बोल्ट दैट रजिस्ट क्रशिंग ऑफ ऑल द बोल्ट, तो वो एरिया कितना है यहाँ पर कि क्रशिंग फोर्स लग रहा है, तो वो ये वाला एरिया है, दिस वन एरिया D1, तो इसका डायमीटर और TF इसकी थिकनेस यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये जो एरिया है इस पर कंप्रेसिव फोर्स या क्रशिंग फोर्स लग रहा है, जिसका एरिया है N इंटू D1 इंटू TF। नंबर ऑफ बोल्ट्स यदि n है तो एक बोल्ट के लिए तो हो गया D1 इंटू TF, और n बोल्ट्स के लिए हो जाएगा n इंटू D1 इंटू TF।
और यदि उसमें हमने क्रशिंग स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो क्रशिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ ऑल द बोल्ट्स एंड d1 इंटू TF, तो ये हो गया n बोल्ट्स का एरिया और इसको स्ट्रेस का सिग्मा CB, दिस इज द क्रशिंग स्ट्रेस ऑफ द बोल्ट मटेरियल। इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये क्रशिंग स्ट्रेंथ है और इस क्रशिंग स्ट्रेंथ को परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो पिच सर्किल डाया से डिस्टेंस है, पिच सर्किल डायमीटर से जो शाफ्ट का सेंट्रल एक्सिस है यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये d1/2 है। तो ये d1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर ये हमारे पास टॉर्क आ जाता है n d1 इंटू TF इंटू सिग्मा CB इंटू d1/2। अब हम द इंड्यूस क्रशिंग स्ट्रेस इन द बोल्ट में भी चेक। अब ये वैल्यू सब वैल्यू रख करके और ये जो क्रशिंग स्ट्रेस है बोल्ट मटेरियल का ये फाइंड आउट करते हैं। यदि ये दी हुई वैल्यू से कम है तो हमारी डिज़ाइन सेफ है और अदरवाइज तो हमें इसकी डायमेंशन जो है उसको चेंज करनी पड़ेगी। इस तरह से हम ये जो अनप्रोटेक्टेड फ्लेंज कपलिंग है इसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। नाउ रेफरेंस है एक टेक्स्ट बुक ऑफ मशीन डिज़ाइन बाय RS Karunia एंड JP Gupta। थैंक्स।